हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्पायर आईएएस पीसीएस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेंस 365 मैगजीन का ये साइंस एंड टेक्स टॉपिक, जिसमें ये लेक्चर नंबर इसका 4 है। इसके पहले ऑलरेडी हम लोगों ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी का 3 लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हुए हैं। तो इनकेस आप हमसे फर्स्ट टाइम जुड़े तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और हम लोगों ने ऑलरेडी मेंस 365 मैगजीन के सीरीज़ में पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, सोशल इश्यूज, इंटरनेशनल रिलेशन को कवर कर लिया है एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस में है, जिसमें 2 से 3 और लेक्चर लगेंगे और इसको हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो इनकेस आप फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो ये जितने भी हम ये वीडियोस हमने बनाए मेंस 365 का, इसके लिए एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट तैयार किया है, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट कर देते हैं अपने अगले टॉपिक को, जीन एडिटिंग। तो देख लेते हैं कि जीन एडिटिंग क्या होता है। बेसिकली क्या होता है कि जो अपना डीएनए होता है, तो डीएनए क्या होता है कि उसमें जीन्स कंप्राइज किए रहते हैं। मीन्स डीएनए के अंदर जीन्स का एक सीक्वेंस होता है। तो जीन्स में जब भी हम कुछ भी मॉडिफाई करते हैं, जैसे कुछ जीन्स में ऐड करते हैं उसमें, या किसी पार्ट को उसमें जीन की किसी पार्ट को रिमूव करते हैं, या फिर जीन के किसी पार्ट में अल्टर करते हैं, मीन्स उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं, तो इसी को टेक्नोलॉजी को हम लोग जीन एडिटिंग बोलते हैं। तो इस जो टेक्नोलॉजी है, इसको बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा जीन डीएनए होता है वो बेसिकली एक स्ट्रक्चर होता है हेलिक्स टाइप का, जिसमें 2 स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये जो होता है इसमें जीन्स होता है। तो जीन्स में जब भी हम मॉडिफिकेशन करते हैं तो जीन एडिटिंग हो गया। तो जब भी इस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट किया जाता है तो इसके 3 स्टेजेस होते हैं। पहले अनवाइंडिंग, मीन्स ये जो हेलिक्स स्ट्रक्चर है इसमें से हम आइडेंटिफाई करते हैं उस जीन को जिसके कारण कोई इशू जनरेट हो रहा है या फिर जिसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है। तो इस स्ट्रक्चर से हम उस जीन को ओपन करते हैं, इसी को हम अनवाइंडिंग बोलते हैं। फिर क्लीविंग, मीन्स वहाँ पे कुछ ऐड करते हैं, मॉडिफाई करते हैं या वहाँ से रिमूव करते हैं, तो इसको हम क्लीविंग बोलते हैं। और जब इसको वापस से हम इस स्ट्रक्चर में, हेलिक्स स्ट्रक्चर में, जो कि इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इसमें जब हम कुछ फिर वापस इसको अल्टर करने के बाद इसको एज इट इज़ इसको ऐड करते हैं, तो इसी को हम रीवाइंडिंग बोलते हैं अब डीएनए। तो ये बेसिकली हमारा जीन एडिटिंग हो गया। तो जीन एडिटिंग बेसिकली कैसे वर्क करता है इसको देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है कि एक एंजाइम होता है जिसको हम इंजीनियर्ड न्यूक्लियस बोलते हैं। तो इसमें एक किसी स्पेसिफिक प्लेस पे इसको हम कट करते हैं, और कट करने के बाद जो भी जीन्स में मॉडिफिकेशन चाहिए होता है उसको, या तो हम क्या होता है कि सेल्स का एक, उसके पहले एक फैक्ट हम बता देते हैं कि जो अपना सेल्स होता है, सेल्स बेसिकली क्या होता है कि हमारा एक बेसिक यूनिट होता है। बायोलॉजी में आप पढ़े होंगे कि ये बिल्कुल स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। सपोज कोई टिश्यू है, टिश्यू का स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है सेल्स होता है। तो सेल्स में एक प्रॉपर्टीज होती है कि ये सेल्स जो भी कोई डैमेज होता है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि वहाँ पे नए सेल्स को वो रिप्रोड्यूस करता है। तो जब भी हम जीन को कुछ कट करते हैं या उसको रिपेयर करने जाते हैं तो वो नेचुरली क्या होता है उसको रिपेयर करने का ट्राई करता है, और इसी रिपेयरिंग के प्रोसेस में कुछ हम मैनिपुलेशन करते हैं, लाइक ऐड करते हैं, रिमूव करते हैं या फिर अल्टर्ड करते हैं किसी जीन के पार्ट को। ये हो गया हमारा जीन एडिटिंग। तो इसके लिए कौन कौन से टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है, जैसे एक क्रिस्पर Cas9 हो गया, और इसके साथ साथ टैलेंस हो गया। तो टैलेंस स्टैंड्स फॉर ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर लाइक इफेक्टर न्यूक्लियस। तो ये कुछ टेक्नोलॉजी हैं जिससे जीन एडिटिंग वर्क करता है, जिसको आगे हम डिस्कस करेंगे क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के बारे में। तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि पहला ये हमारे रिसर्च फील्ड में बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि हमारा जो भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होता है वो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है ये डीएनए होता है। तो डीएनए जो सेल्स होते हैं या ऑर्गेनिज्म के, इन लोगों के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने में कि कैसे ये वर्क करता है, इसमें ये हेल्प करता है। इसके साथ साथ जब भी कोई किसी इंसान को या फिर किसी जानवर को कोई, या फिर किसी प्लांट्स को कोई डिजीज होता है, तो उसके लिए कोई ना कोई जीन या डीएनए का जो पार्ट होता है, डीएनए रिस्पॉन्सिबल होता है। और डीएनए के देखा जाए तो डीएनए में जो भी जीन्स होते हैं, कोई स्पेसिफिक जीन्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जब भी उस डिजीज को हम इसको रिजॉल्व करने जाते हैं या उसके ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, तो इसके लिए हमें जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी को यूज़ करना पड़ता है। जैसे ल्यूकमिया हो गया,
ल्यूकेमिया हो गया या फिर एड्स हो गया, तो इसके लिए जो भी जीन्स रिस्पॉन्सिबल है उसमें हम अल्ट्रेशन कुछ करते हैं जीन्स में, तो ये हो गया जीन एडिटिंग के हेल्प से हम इसको, जो ये कैंसर का एक टाइप है, इसको हम लोग रिजॉल्व करते हैं। फिर बायोटेक्नोलॉजी है, इसमें हम इसका हेल्प लेते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के लिए, क्योंकि आप जानते होंगे कि सपोज जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हमने ऑलरेडी ऊपर डिस्कस किया हुआ, तो उसमें क्या होता है कि सपोज उसका कोई पार्ट है जिस पे टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, तो हम ऐसे उस जीन को आइडेंटिफाई करते हैं जिसकी कारण से वो जीन्स जो भी उस प्लांट के प्रॉपर्टीज़ में टेम्परेचर की वजह से ज़्यादा, जैसे हीट हुआ, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हो, उसका ज़्यादातर असर होता है, तो उसको हम निकाल देते हैं या फिर मॉडिफाई कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो जो प्लांट होता है कि वो हाई टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर लेता है। तो ये हमारे कुछ सिग्निफिकेंट एरियाज़ हैं जहाँ पे हम जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। तो इससे रिलेटेड चैलेंजेस क्या है इसको देख लेते हैं। तो एक तो इसका है कि एथिकल चैलेंजेस की क्या होता है कि सपोज ये एथिकल कोई गलत तरीके से इसको यूज़ करने लगेगा, तो ये हमारे लिए अनएथिकल हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि हम जीन एडिटिंग के हेल्प से देखा जाए तो ये इस टेक्नोलॉजी बहुत फेमस हो जाने से क्या होगा कि जो भी पेरेंट्स होंगे तो उनका जो सोच होगा कि हमारा बच्चा ऐसा हो, ये क्वालिटीज़ हो, तो वैसे हम जब बच्चे पैदा होंगे तो इसी को डिजाइनर बेबी बोलते हैं। जैसे अभी क्लोथिंग के बारे में बोला जाए, तो लोगों का पहले से एक पसंद होता है कि हमें ऐसे इस कलर का क्लॉथ चाहिए, इस डिज़ाइन का चाहिए, तो ऐसे बेबीज़ के केस में भी हो जाएगा, जो कि अनएथिकल है। इसके साथ साथ सेफ्टी का भी कंसर्न्स है, जैसे अभी बहुत सारे जो स्पीसीज हैं इनको दिक्कत होने लगेगा, जो जैसे जो हमारे एक खेती के लिए देखा जाए तो ऐसे रैट्स होते हैं जो जैसे चूहे हो गए जो फसल को खा लेते हैं, तो लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे ऐसे चूहे ना पैदा हो, तो जैसे इकोलॉजिकली जो बैलेंसेज है ये भी डिस्टर्ब होगा, हेल्थ का रिस्क हो सकता है जो, और हमने बताया कि जो डाइवर्सिटी लॉस होने के भी एक चांसेस हैं। तो इसका वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए कि एक तो हमें जो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा यूजेस हमें ह्यूमन हेल्थ और वेलबींग के बारे में करना चाहिए, और इसके साथ साथ हमें तभी सिर्फ यूज़ करना चाहिए जब इसका कोई अल्टरेशन ना हो, मीन्स कोई अदर ऑप्शन ना हो, तभी जाके हम जीन टेक्नोलॉजी का, जीन एडिटिंग का ही करना चाहिए। और इसके साथ साथ एक प्रॉपर पॉलिसी होना चाहिए जिससे कि इसको प्रॉपर वे में यूज़ किया जा सके। तो हमने बताया कि जो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी है इसके हेल्प से हम जीन एडिटिंग, जो जीन का एडिटिंग है ये करते हैं। तो बेसिकली देखते हैं कि रिसेंटली क्या हुआ था, जो क्रिस्पर है इसने, जिसका फुल फॉर्म है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, जिसको Cas9 जीन एडिटिंग प्लेटफॉर्म बोला जाता है। तो देख लेते हैं कि ये बेसिकली क्या होता है। तो एक ये मॉडिफाई मीन्स जो जीन को मॉडिफाई करने का एक फंक्शन होता है, जो कि जो डीएनए के जेनेटिक कोड्स होते हैं इनको चेंज करता है। और ये 2020 में हाईलाइट हुआ था जब नोबेल प्राइज़ दिया गया था इसके, जो केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री के फील्ड में दिया गया था, क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ इन्होंने इन्वेंट किया था। तो ये कैसे वर्क करता है इसको देख लेते हैं कि हाउ इट वर्क्स। तो पहले क्या होता है कि जो भी जीन्स होता है उसको हम कट करते हैं, और उससे रिलेटेड जो भी वहाँ पे फिट होने वाले जो जीन्स होते हैं उसको यहाँ पे पेस्ट किया जाता है। और उस पेस्ट करने के बाद जो जीएनए का स्टैंडर्ड्स होता है, स्ट्रैंड्स जो होता है, जैसे हमने बताया कि ऐसे जो उसका स्ट्रक्चर होता है, ऐसे जीन जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, तो इसी को हम स्ट्रैंड्स बोलते हैं। तो इसका हम प्रॉपर मैकेनिज्म सेट करते हैं। तो ये जो क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी इस पे वर्क करता है। तो जो Cas9 है बेसिकली एक प्रोटीन का टाइप है, जिसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूलर सीजर्स का, जो जैसे जब भी हम जीन्स को कट करने जाते हैं तो Cas9 प्रोटीन की हेल्प से ही कट करते हैं, जो कि एक प्रोटीन का टाइप है। और इससे क्या होता है, कट करने पे कोई इश्यू नहीं होता है जो जीन्स होते हैं यहाँ पे, तो उसके पार्ट्स को कट कर दिया जाता है। और उसको जो सेल्स होता है उसके पास जो नेचुरल एक टेंडेंसी होती है कि सेल्फ रिपेयरिंग मोड में, तो वो सेल्फ रिपेयरिंग मोड में जब भी जाती है तो वो जीन हट जाने की वजह से वहाँ पे नए जीन डेवलप कर जाते हैं, जिससे कि वो जो भी डिजीज़ होता है वो रिजॉल्व हो जाता है। तो इसके एप्लीकेशंस के एरिया क्या क्या हैं, तो हमने बताया कि
जो जेनेटिक कोड्स होते हैं क्रॉप्स के लिए, इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं कि कोई ऐसा हमने क्रॉप का वैरायटी डेवलप किया जहाँ पे पानी कम लगे या फिर उस पर धूप का या फिर ड्रॉट का असर कम हो। इसके साथ साथ कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए कर सकते हैं हम लोग। फिर सिकल सेल्स जो डिजीज़ होते हैं, सेल्स से रिलेटेड डिजीज़, इसके लिए भी हम यह इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अभी कैसे वर्क करता है हम इसको देख लेते हैं। जैसे हमने बताया ये हमारा डीएनए है, डीएनए का ये पार्ट है। तो डीएनए में सपोज यहाँ पे हमने कट मारा, यहाँ पे ये Cas9 से रिलेटेड यहाँ पे कट मारा, तो ये वाले पार्ट को हम वापस यहाँ पे लाके कट मारने के बाद यहाँ पे रिप्लेस कर दिए। अब रिप्लेस करने के बाद जो सेल्स होता है ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि यहाँ पे एक नेचुरली वो बिल्ड करते रहते हैं और रिपेयर करते हैं। तो नेचुरली बिल्ड करने के कारण क्या होगा, यहाँ पे नए सेल्स डेवलप कर जाएंगे, जिससे वो जो डिजीज़ है, डिजीज़ के लिए जो रिस्पॉन्सिबल सेल्स है वो रिमूव हो जाता है। तो बेसिकली ऐसे वर्क करता है। हमारा अगला टॉपिक है CAR-T सेल थेरेपी। तो रिसेंटली क्या हुआ था कि एक कैंसर रेमिशन के लिए, इसको कैंसर से सर्वाइव करने के लिए एक CAR-19 करके एक जो टेक्नोलॉजी इसको इंडिया में पहली बार डेवलप किया गया था, जो कि CAR-T सेल जो है टी सेल्स थेरेपी के अंडर आता है। तो इसको डेवलप किया था इम्यूनो एक्ट ने, जो कि IIT बॉम्बे के कोलैबोरेशन से इसको किया गया था, और ये किसी डेवलपिंग कंट्री के द्वारा फर्स्ट टाइम इसको डेवलप किया गया था। तो जो नेक्स्ट कैर है ये देख लेते हैं कि बेसिकली जो CD19 है एक प्रोटीन का टाइप है। जैसे Cas9 वहाँ पे था, एक प्रोटीन का टाइप है जिसको कट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो सेम वैसे CD9 भी एक प्रोटीन है जो जो कैंसर से रिलेटेड जो कैंसर वाले सेल्स होते हैं, तो बेसिकली उसमें क्या होता है कैंसर सेल्स में कि एक अनकंट्रोल्ड सेल का डिवीजन होने लगता है, तो इसको टारगेट करते हैं। और यहाँ पे जो CD19 प्रोटीन होता है एक बायोमार्कर की तरह काम करता है, जो कि इसके बायोलॉजिकल प्रोसेस, कंडीशन और उसके जो ट्रीटमेंट होता है इसके रिस्पॉन्स के लिए मॉनिटर करने के लिए यूज़ किया जाता है। जिसमें जो बी सेल्स होते हैं, जिसको ब्लड कैंसर से रिलेटेड जब भी होता है, तो जो बी सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो कि रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, उसके लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं, जो कि कीमोथेरेपी में किया जाता है। तो CAR-T सेल्स थेरेपी के बारे में देख लेते हैं। तो हमने बताया जो जेनेटिक एडिटिंग होता है उसी के थ्रू इसको लोकेट किया जाता है। जो कैंसर के रिलेटेड जो रिस्पॉन्सिबल सेल्स हैं उसी को पहले आइडेंटिफाई किया जाता है, और आइडेंटिफाई होने के बाद क्या होता है कि जो WBC होता है उसको यहाँ पे निकाला जाता है पेशेंट से, और वहाँ पे टी सेल्स के बारे में उसका स्टेटस देखा जाता है, मैचिंग किया जाता है। फिर जो टी सेल्स होते हैं CARS जो 19 है, जो कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड होते हैं, जो इसमें कैंसर सेल्स को रिपेयर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसको क्या होता है पेशेंट के बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, और इंजेक्ट करने के बाद क्या होता है कि जो कैंसर वाले सेल्स होते हैं इनको ये रिपेयर करने का काम करते हैं। तो ये बेसिकली ऐसे काम करते हैं। तो अभी देख लेते हैं कि जो CAR-T थेरेपी है और कीमोथेरेपी, जनरली क्या होता है कि कैंसर से सर्वाइव करने के लिए जो भी कैंसर पेशेंट होते हैं उनको कीमो कराना रहता है, शॉर्ट में कीमो बोलते हैं, और ये होता है कीमोथेरेपी होता है। तो दोनों में हम देख लेते हैं कि क्या डिफरेंसेस है। तो बेसिकली CAR-T जो थेरेपी होता है ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड होता है, और ये टारगेटेड मीन्स वो सेल्स को टारगेट करके इसको बनाया जाता है। और जो कीमोथेरेपी होता है एक ये ड्रग होता है। तो ड्रग क्या होता है कि जो सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको इंजेक्ट किया जाता है। जब भी वो किया जाता है तो वो क्या रहता है एज ए होल बॉडी वहाँ पे जाके इंजेक्ट किया जाता है, जिससे कि जो सेल का डिवाइडिंग होता है इसको ये कंट्रोल करता है। तो और इसमें जो CAR-T टेक्नोलॉजी में प्रिसीजन देखा जाए तो काफ़ी हाईली प्रिसाइज होता है, क्योंकि हम यहाँ पे सेल लेवल पे टारगेट करते हैं। और जो कीमो होता है ये नॉन स्पेसिफिक होता है, मीन्स इसको हम सेल लेवल पे टारगेट करके नहीं करते हैं, एक एज ए जनरल वे में इसको हम ट्रीटमेंट करते हैं। यही रीज़न है कि बहुत सारे केसेस में कैंसर का कीमो होने के बाद भी आप देखते होंगे पेशेंट का डेथ हो जाता है। तो इसका जो ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन होता है हम CAR-T टेक्नोलॉजी यूज़ करके करते हैं। तो ये सिंगल इन्फ्यूजन या फिर कुछ 2 से 3 इन्फ्यूजन में या इंजेक्शन में हमें जो भी कैंसर पेशेंट होते हैं उनको ये राहत मिल जाती है इस चीज़ से।
वो जो भी कैंसर से डिजीज होता है वो ठीक हो जाता है। बट कीमो में ऐसा नहीं होता है, ये मल्टीपल साइकिल्स होते हैं, और स्पेशली इनकेस अब स्टार्टिंग फेज में ही आपको पता चल गया तो फिर ये तो इफेक्टिवली वर्क कर जाता है। बट इनकेस लास्ट स्टेज में मिलता है तो फिर वहाँ पे पेशेंट को बचाना काफ़ी इशू होता है। और पर्सनलाइजेशन देखा जाए तो ये इंडिविजुअल लेवल पे ही इसको डेवलप किया जाता है, मीन्स उस किसी पेशेंट के बारे में कि टी सेल्स का उनका क्या प्रॉपर्टी है, उसका डब्ल्यूबीसी का क्या प्रॉपर्टी है, ब्लड से रिलेटेड क्या स्टेटस है, इन सब चीज़ों को देखते हुए क्या टी जो टेक्नोलॉजी है इसको हम लोग यूज़ करते हैं। और बाकी कीमो होता है, इन कीमोथेरेपी में इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अभी के लिए चैलेंजेस क्या है इसको देख लेते हैं कि जो अपना CARS है, कैटी जो है, इससे रिलेटेड चैलेंजेस क्या है इसको देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, पहले जो साइटोकिन होता है, साइटोकिन बहुत ज़्यादा इसमें निकलता है। तो साइटोकिन बहुत ज़्यादा निकलने की वजह से जो क्या होता है, इसकी वजह से इश्यूज भी हो सकते हैं, फिर न्यूरोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। और इसके साथ साथ पेशेंट, बहुत सारे केस में देखते होंगे कि पेशेंट का उतने सारे पेशेंट एलिजिबल नहीं होते हैं क्योंकि उनको कोई पहले से एग्जिस्टिंग डिजीज़ है। तो इसकी वजह से ये जो टेक्नोलॉजी है उनको नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकती है। और इसके साथ साथ अदर इश्यूज भी हैं। अदर इश्यूज में देखा जाए तो ये हाई, इसका जो कॉस्ट होता है काफ़ी हाई होता है। तो ये सारे इससे रिलेटेड चैलेंजेस हैं। और हमारा अगला टॉपिक है कि जीन थेरेपी के बारे में। तो बेसिकली हमने जीन थेरेपी होता है, इसको भी सेम जीन एडिटिंग की तरह ही इसको एक उसका पार्ट है। तो शॉर्ट में इसको देख लेते हैं। इनकेस हमारे पढ़ाने से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए, और उससे रिलेटेड कुछ भी डाउट्स रहेगा तो हम क्लियर करने का ट्राई करेंगे। और इनकेस आप हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो जीन थेरेपी बेसिकली क्या होता है इसको देख लेते हैं। कि रिसेंटली क्या था कि इंडिया में फर्स्ट ह्यूमन ट्रायल किया गया था जो जीन थेरेपी से रिलेटेड, क्योंकि हीमोफीलिया जो ए है इसके ट्रीटमेंट के लिए जो क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज है तमिलनाडु में, इसके लिए यूज़ किया गया था। तो बेसिकली जीन थेरेपी देख लेते हैं कि ये एक जो टेक्नोलॉजी है, इसमें जीन्स जीन्स के थ्रू ही इसको ट्रीटमेंट या फिर किसी डिजीज़ को क्योर करने के लिए यूज़ किया जाता है। क्योंकि क्या होता है कि जब जीन थेरेपी के केस में कि सपोज किसी पेशेंट को कोई इशू है या डिजीज़ है, तो जो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो जीन, उसमें क्या होता है कि हम नॉर्मल जीन इंजेक्ट करते हैं। तो जब भी नॉर्मल जीन हम इंजेक्ट करते हैं तो जीनोम का सीक्वेंसिंग होता है, उसमें उसका इफेक्ट होता है, और इफेक्ट होने की वजह से उसमें चेंजेस आते हैं। तो चेंजेस आने की वजह से जो भी डिजीज़ होता है वो जनरली ठीक हो जाता है। तो ये क्या होता है कि नॉर्मल जो जीन्स होते हैं इसी को हम वहाँ पे इंसर्ट करते हैं बस। और इसके साथ साथ इसका क्या क्या एप्लीकेशन है कि जो जेनेटिक डिजीज़ होते हैं, जैसे ये डमनेस हो गया, या फिर सुनाई नहीं देना, या फिर दिखाई नहीं देना, इन सब डिजीज़ को भी इससे रिजॉल्व किया जा सकता है। और जो ये कैंसर का डिसऑर्डर है ल्यूकेमिया का, इसको भी इससे रिजॉल्व किया जा सकता है। तो जीन थेरेपी बेसिकली कैसे वर्क करता है कि सपोज ये सेल है अपना, ये एक सेल है, सेल में यहाँ पे एक डीएनए है, डीएनए में कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबल, ऐसा कुछ ये जीन जो रिस्पॉन्सिबल है किसी डिजीज़ के लिए। तो क्या होता है कि इसमें एक एक्स्ट्रा जीन हम इंजेक्ट करते हैं, इंसर्ट करते हैं। तो एक्स्ट्रा जीन जो होता है यहाँ पे जाके इससे सेम एक जीन का जो डीएनए का एक हेलिक्स बना लेता है। हेलिक्स बना लेने की वजह से उस डीएनए का जो फंक्शनिंग होता है ये प्रॉपर हो जाता है। इसी को हम लोग जीन थेरेपी बोलते हैं। तो अभी अगला हमारा टॉपिक है जीनोम सीक्वेंसिंग। तो बेसिकली क्या होता है कि जीनोम सीक्वेंसिंग जो एक ऑर्डर होता है, सीक्वेंस मीन्स एक ऑर्डर होता है। तो जीनोम क्या होता है कि जो सपोज ये जीनोम है, तो जीनोम के अंदर बहुत सारे जीन्स होते हैं। तो जीन्स का ये जो सीक्वेंस होता है इसी की स्टडी को ही हम जीनोम सीक्वेंसिंग बोलते हैं। तो इसमें पेयर्स के फॉर्म में होते हैं डीएनए में, और ह्यूमन जो जीनोम होते हैं नियरली 3.2 बिलियन न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, और इसमें भी 23,500 के आसपास जीन्स होते हैं। तो ये इतना इम्पोर्टेंट ये क्या है, क्यों है, या फिर इसका क्या क्या एप्लीकेशंस है, इसको देख लेते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग को। क्योंकि आप जानते होंगे जब भी कोविड-19 आया था, तो कोविड-19 आने के बाद आप जानते होंगे कि जब भी उसका नेमिंग दिया जा रहा था तो वो म्यूटेट हो रहा था, उसमें जो
वायरस था उसमें काफ़ी म्यूटेशन हो रहा था। तो म्यूटेशन हो जाने की वजह से हम उसका जीनोम सीक्वेंसिंग करते थे। जीनोम सीक्वेंसिंग मीन्स उसके जीन लेवल पे स्टडी करते थे कि क्या कौन कौन से जीन्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तब जाके इसको जब जीनोम का सीक्वेंसिंग हो गया तो उस जीनोम सीक्वेंसिंग के बेस पे हम पहले आइडेंटिफाई करते थे कि ये नया वायरस का वर्जन है या फिर पुराने वाले का है। इनकेस नया है तो फिर नए का हम कुछ अलग नेमिंग कन्वेंशन उसको देते थे। तो सेम वे में इसको जीनोम सीक्वेंसिंग से हम जो जेनेटिक डिजीज होता है इसको आइडेंटिफाई करते थे, और सपोज जो जीन्स आइडेंटिफाई हो जाने के बाद इसके हम ट्रीटमेंट पे काम करते थे। और इसके साथ साथ इसको हम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसके साथ इंटीग्रेट भी कर सकते थे, जिससे कि हमारा जो टेक्नोलॉजी हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स हो गया, इसमें हम इसको पॉजिटिव वे में काम कर सकें। और इसके साथ साथ एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी के लिए भी हम इसको प्रॉपरली यूज कर सकें। जैसे डिजायरेबल आउटपुट पाने के लिए हम, या फिर वो जो प्रोडक्शन पाने के लिए हम, जो ये होता है अपने बीज होते हैं फार्मिंग के लिए जो यूज़ किया जाता है या प्लांट्स के लिए, उसके क्रॉस के बारे में भी, इसके बारे में हम सोच सकते थे, या फिर उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड को के बारे में हम जा सकते थे। तो ये इसकी कुछ एप्लीकेशंस एरिया हैं। तो इसको अब जानते हैं, इसको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव लिए थे, जैसे इंडिजेन प्रोग्राम जो कि CSIR द्वारा लेकर आया गया था। फिर एक ग्लोबल अलायंस फॉर जीनोमिक्स एंड हेल्थ था। फिर इसके ये सारे कुछ इनिशिएटिव थे जिसके थ्रू इस टेक्नोलॉजी को बूस्ट करने के लिए ट्राई किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। बट इससे रिलेटेड कुछ चैलेंजेस थे, जैसे इसका प्रॉपर कुछ डेटा नहीं था। फिर जो जीनोम का स्टडी वाला पार्ट था, इसका भी प्रॉपर हमें प्रोटेक्शन नहीं था। जीनोम का सपोज कोई स्टडी कर रहा था, इसका नेगेटिव में कोई यूज़ ना कर ले, क्योंकि ये काफ़ी सेंसिटिव, जीनोम स्टडी मीन्स ये काफ़ी सेंसिटिव डेटा होता है। इसको इनकेस कोई नेगेटिव या किसी टेररिस्ट के पास पहुंच गया और वो टेररिस्ट के पास कोई अच्छा साइंटिस्ट है तो इसके नेगेटिव में एज अ वेपन इसको यूज़ कर सकता है। इस पे फिर हमारा अगला चैलेंज है कि इस पर कोई लीगल पॉलिसी नहीं है। फिर ये फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स मीन्स यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इस फील्ड में काफ़ी कम है। तो ये सारे चैलेंजेस है। इसका वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए कि हमें एक तो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लेकर आना चाहिए, जिससे कि हमारे पास इसके स्किल्ड वर्कर हैं, और इसके लिए क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हो सकते हैं, इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ पॉलिसी लेकर आना चाहिए। हमारा अगला टॉपिक है स्टेम सेल के बारे में। तो स्टेम सेल्स क्या होता है, एक ह्यूमन सेल्स होते हैं जो कि बहुत सारे तरीकों के लिए डेवलप किए जाते हैं। मीन्स वो मल्टीपल प्लेस पे एडजस्ट किए जा सकते हैं। जैसे मसल सेल्स जो होता है वहाँ पे भी इसको यूज किया जा सकता है। जो ब्लड सेल्स होते हैं वहाँ पे भी स्टेम सेल्स को यूज किया जा सकता है। ब्रेन सेल्स होते हैं तो वहाँ पे भी स्टेम सेल्स को यूज किया जा सकता है। तो इस पे जो ह्यूमन सेल्स होते हैं जिसको बहुत तरीके से डेवलप किया जाता है, तो इसके सिग्निफिकेंस या फिर एप्लीकेशंस के एरिया क्या क्या है उसको देख लेते हैं। तो पहले तो इसको बायोमेडिसिनल एप्लीकेशन में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे टिश्यू इंजीनियरिंग में, फिर ड्रग के डेवलपमेंट्स में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। फिर जो अपना अगला है कि जो रीजनरेटिव मेडिसिन होते हैं, मीन्स हम जब जीन लेवल पे उसको टारगेटेड कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं तो उसी को रीजनरेटिव मेडिसिन बोलते हैं। फिर जो न्यूरोलॉजिकल कुछ डिसऑर्डर है, इससे रिलेटेड कुछ भी चेंजेस रहता है, तो ये सारे कुछ सिग्निफिकेंट या एप्लीकेशंस एरिया थे इसके। अभी स्टेम सेल थेरेपी देख लेते हैं कि क्या होता है, क्योंकि रिसेंटली दिल्ली हाईकोर्ट ने एक जो डिजीज है जिसको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एसडी बोला गया था, इसको रिजॉल्व करने के लिए इसके दिल्ली हाईकोर्ट ने इसको परमिशन दिया था, क्योंकि जनरली इसको अलाउ नहीं करते हैं। तो एक रीजनरेटिव ये मेडिसिन का पार्ट है जिसको डिजाइन किया जाता है कि जो डैमेज सेल्स हैं उसको रिमूव मीन्स करेक्ट करने के लिए, जिससे कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है इसको मॉडिफाई किया जा सके और उस इम्यून सिस्टम के थ्रू हम जो भी डैमेज सेल्स होते हैं उसको रिपेयर कर सकें। तो रीजनरेटिव जो मेडिसिन होता है एक नया ट्रीटमेंट का टाइप है, जिसे जो टिश्यूज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं या जिस टिश्यूज में इस चीज़ से रिलेटेड इश्यूज होता है या ऑर्गन्स में इश्यूज होता है, तो वहाँ पे उसको हम करेक्ट करने का ट्राई करते हैं। सपोज किसी
जो ये डिजीज़ होते हैं बेसिकली, सपोज़ किसी का एज ज़्यादा हो गया, उसको सुनाई नहीं दे रहा है या दिखाई नहीं दे रहा है, या फिर कोई ऐसा डिजीज़ हो गया जो काफ़ी क्रिटिकल है, या फिर उसकी वजह से डैमेज हो गया या बॉडी में कुछ डिफेक्ट्स हो गए, तो इसको रिस्टोर करने के लिए हम जब भी जीन लेवल पे या फिर टिश्यू लेवल पे कुछ उसको स्पेसिफाइड या फिर इंडिविजुअल लेवल पे हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट की हेल्प से यहाँ पे कोई मेडिसिन डेवलप करते हैं, तो इसी को रीजनरेटिव मेडिसिन बोलते हैं। तो ये सारे कुछ इसके एप्लीकेशंस एरिया थे। जैसे एग्जांपल के लिए अभी स्टेम जो सेल का ट्रांसप्लांटेशन के बारे में देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो पहले पेशेंट होते हैं इनको एक प्री ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिसमें जो उनका हीमो लेवल पे जो इनका स्टेम सेल्स होता है बैन मैरो से इनको लिया जाता है, उसके बारे में स्टडी किया जाता है। फिर इसके बाद जो पेशेंट होते हैं, पेशेंट का भी वहाँ पे जो ब्लड स्टेम सेल्स होते हैं इनको लिया जाता है, और इनको लेने के बाद इनको एक फ्रोजन एरिया में रख दिया जाता है। और फ्रोजन एरिया में रखने के बाद क्या होता है कि जो स्टेम सेल्स होते हैं इनको जो पेशेंट के जो स्टेम सेल्स होता है इसमें इन्फ्यूज किया जाता है, मीन्स मिक्स किया जाता है। और जब मिक्स किया जाता है तो इन जो ये स्टेम सेल्स होते हैं जिनको मॉडिफाई किया गया रहता है जो लैब में बेसिकली, तो ये क्या होता है दोनों मिलके एक ऐसा सपोर्टिव ट्रीटमेंट के तौर पे काम करते हैं, जिससे कि जो बोन मैरो होता है वहाँ पे वो वापस ग्रो करता है, और वापस ग्रो करने के साथ साथ जो इशू होता है उसको रिजॉल्व करता है। तो ये इसके स्टेम सेल जो ट्रांसप्लांट है ऐसे ये वर्क करता है। तो अभी हम देख लेते हैं नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में। ये प्रीवियस जो हमारा टॉपिक था ये काफ़ी साइंस से रिलेटेड था, तो कुछ बच्चों को इसका समझ में कम आया रहेगा। तो इसके लिए आप एक दो बार वीडियो देखेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा, और हम इस पीडीएफ को अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, तो वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और एक रीडिंग लेने के बाद आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि हम क्या एग्जैक्टली समझाना चाह रहे थे। हमने जो भी था उस चीज़ को अपने लेवल पे मैंने अपने बेस्ट वे में आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है, ईजीएस्ट वे में। तो इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट्स है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताइए, जो भी इशू रहेगा हम उसको रिजॉल्व करने का ट्राई करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि जो नैनो टेक्नोलॉजी होता है इसके बारे में, क्योंकि आप जानते होंगे कि नैनो टेक्नोलॉजी है आजकल काफ़ी यूपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी हो गया या फिर जो स्टेट के पीसीएस एग्जाम्स होते हैं इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है, और डिफरेंट एरियाज में इसके एप्लीकेशंस भी है। तो क्या होता है कि आप जानते होंगे कि जो 1 मीटर होता है इसमें जो होता है 10⁻⁹ नैनोमीटर्स होते हैं। तो कोई भी पार्टिकल होता है, तो पार्टिकल इन द सेंस कि एटम्स हो गया, कोई एटम्स हो गया या फिर मॉलिक्यूल्स हो गया। तो मॉलिक्यूल्स पे जब भी ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो जब भी हम नैनो लेवल पे मीन्स बहुत डीप में जाके जब नैनो लेवल पे इसका हम स्टडी करते हैं, तो उस जो एटम्स होता है या मॉलिक्यूल्स होता है उसमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज देखने को मिलता है। तो जब उस प्रॉपर्टीज को यूज करके हम कुछ नया करते हैं या फिर पॉजिटिव वे में उसको यूज करते हैं, तो उसी को हम नैनो टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जो नैनो स्केल होता है जो कि एक डायमेंशन मेजर करने का तरीका है, और ये 1 से 100 नैनोमीटर्स तक के लिए यूज किया जाता है। और हमने बता दिया 1 मीटर में 10⁻⁹ नैनोमीटर होते हैं। तो ये इससे क्या होता है कि डिजाइन से रिलेटेड, कैरेक्टर से रिलेटेड, या प्रोडक्शन से रिलेटेड, या एप्लीकेशन से रिलेटेड कुछ भी इश्यूज रहता है तो इसके थ्रू हम लोग इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, और ये नैनो स्केल पे किया जाता है। तो अभी जानते हैं कि अभी इंडिया का करंट स्टेटस क्या है पूरे वर्ल्ड में। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा जो पब्लिश रिपोर्ट है इसमें बोला गया था कि इंडिया जो है नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में 3rd पोजीशन पे वो आता है ग्लोबल लेवल पे, तो जो कि काफ़ी इंडिया के लिए अच्छी चीज़ है। तो जो नैनो टेक्नोलॉजी है इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्योंकि इसको हम तो अपने एनर्जी सेक्टर्स में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते होंगे कि जो कार्बन नैनो ट्यूब्स होता है इसको हम ये एक बेसिकली नैनो स्ट्रक्चर होते हैं, और ये इसको हम सोलर सेल्स में यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर फील्ड में देखा जाए तो आप आज के टाइम पे देखेंगे कि नैनो फर्टिलाइजर्स आ रहे हैं, जैसे नैनो यूरिया हो गया, जो कि काफ़ी एक हमें कॉस्ट इफेक्टिव वे में हमें काफ़ी सस्ते में फर्टिलाइजर्स मिल जाते हैं। नैनो सेंसर्स हो गए जो हम मिट्टी में डालने से जो सॉइल्स होता है उसका स्टेटस पता चल जाता है।
और इसके अलावा वाटर के मैनेजमेंट में भी इसकी हम यूज़ करते हैं, जिससे कि वाटर का प्योरीफिकेशन हुआ, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हो गया, इसको हम बूस्ट कर लेते हैं। फिर हेल्थ केयर में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे नैनो कंपोजिट्स हो गया, नैनो फिल्स हो गया, इसको डेवलप करके। तो इसको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं इसको देख लेते हैं। तो पहला है कि गवर्नमेंट ने नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव लिया, जो कि NSTI 2002 में लेकर आया गया था। इसके साथ साथ एक पंजाब के मोहाली शहर में आप देखेंगे नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी करके एक इंस्टीट्यूट बनाया गया है, जो कि स्पेशली नैनो साइंस पे बेस्ड है, और इंडिया में इस टाइप का पहला ये इंस्टीट्यूट है। तो नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्या क्या कॉन्स्टेंट्स हैं इसको देख लेते हैं। कि पहला है कि इससे क्या होगा कि हमारे जो हेल्थ पे इसका काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं बहुत इसका छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जो कि हमारे लंग्स हुआ और जो हमारा अलवेली हो गया, यहाँ पे पहुँच कर हमें नुकसान कर सकते हैं, और इससे इन्वायरमेंट में भी इशू हो सकता है, क्योंकि ये एक पॉल्यूटेंट जो होता है, जो पॉल्यूटेंट का काम कर सकते हैं, और ये पॉल्यूटेंट मिल के नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट में कन्वर्ट हो सकते हैं। और इसके साथ साथ जब हम नैनो टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो इस लेवल पे, नैनो टेक्नोलॉजी लेवल पे स्किल्ड वर्कर का हमारे पास वर्कफोर्स की काफ़ी कमी है, और इसका एक एथिकल कंसर्न्स भी है कि हम इसको प्रॉपर एथिकल या फिर पॉजिटिव वे में यूज़ तो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, नहीं तो फिर हमें ये इससे दिक्कतें होने लगेंगी। और इसके अलावा कि इसका वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए कि जिससे कि हम नैनो टेक्नोलॉजी को और अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करें, और इसका जो भी पॉजिटिव चीज़ है इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकें। तो पहला तो है, इसको हम जो अकेडमी, जो मीन्स हमारे ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ाया लिखाया जाता है, उसको इंडस्ट्री में क्या डिमांड है इसको हमें लिंकेज करना चाहिए, जिससे कि इंडस्ट्री में क्या डिमांड है और जो हम ग्रेजुएशन लेवल पे या PG लेवल पे क्या बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इसके साथ दोनों को लिंकेज हो जाएगा। तो जो स्टूडेंट्स होंगे वही बढ़ेंगे जो इंडस्ट्री में डिमांड होगा, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में काफ़ी हेल्प करेगा। और जो हमारे पास जो लेबर फोर्स है ये भी स्किल्ड लेबर फोर्स भी रेडी रहेंगे। इसके साथ साथ जो वेरियस स्टेक होल्डर्स होते हैं इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है, और इसके साथ साथ हमें इसमें फंडिंग काफ़ी बढ़ाना चाहिए। तो ये सारे कुछ वे फॉरवर्ड हैं जिससे कि हम नैनो टेक्नोलॉजी को डिफरेंट सेक्टर्स में पॉजिटिव वे में यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि अभी हम देख सकते हैं कि जो नैनो टेक्नोलॉजी है इसको एग्रीकल्चर में हम काफ़ी यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि हमने बताया कि इससे क्या होगा कि क्रॉप का प्रोडक्टिविटी बढ़ाया जा सकता है एग्रीकल्चर में, और प्रॉपर हम इसको जो क्रॉप का मैनेजमेंट में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसका एप्लीकेशंस एरिया देखा जाए तो पहले तो अभी आज के टाइम पे नैनो फर्टिलाइजर्स चल रहे हैं, जिसमें अभी जानते होंगे कि जो अभी जो ट्रेडिशनल फर्टिलाइजर्स होते हैं उसका यील्ड जो होता है काफ़ी कम होता है। मीन्स आप देखेंगे कि उसमें 1 kg हम कुछ फर्टिलाइजर ले रहे हैं, तो उसमें हमारा काम का जो सॉइल के लिए जो काम का होता है वो नियरली उसका 10 से 20% ही रहता था, मीन्स 30, हार्डली 30% ही रहता था। तो बाकी का क्या होता था कि उसको सिर्फ उसको मेंटेन करने के लिए बाकी के उसमें कुछ रॉ मटेरियल ऐड किए जाते थे फर्टिलाइजर्स में। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो यूटिलाइजेशन है काफ़ी कम था इस यहाँ पे, बट नैनो पार्टिकल के केस में ये नैनो पार्टिकल्स हो गए तो यहाँ पे यूटिलाइजेशन जो है काफ़ी ज़्यादा है। इसी की वजह से आप देखेंगे कि जो DAP है, डाई अमोनियम फॉस्फेट, यहाँ पे यूज करने से नैनो जो फर्टिलाइजर से क्रॉप का जो यील्ड है काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। फिर इसी सेम नैनो पार्टिकल्स को यूज करके हम जो नैनो पेस्टिसाइड भी लेकर आए हैं, जैसे नैनो सिल्वर, फिर नैनो बायो सेंसर्स भी लेकर आए हैं, जिससे कि हमारा सॉइल्स का क्या क्या जो मिट्टी होती है इसका क्या कंडीशन है इसके बारे में हमें पता चले। नैनो मटेरियल्स और जो सॉइल्स होते हैं उसके इम्प्रूवमेंट के लिए भी लेकर आए हैं, जिससे कि हमें पता चले। फिर क्रॉप का प्रोटेक्शन के लिए हमने क्या हुआ कि जो सिलिका नैनो पार्टिकल्स है इसको यूज़ करते हैं, जिससे कि जो हाई टेम्परेचर रहता है और अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन है ये भी काफ़ी हाई है, तो भी जो प्लांट्स होते हैं ये भी सर्वाइव कर जाएंगे, क्योंकि एक जो सिलिका नैनो पार्टिकल्स होते हैं एक शील्ड का काम करते हैं उस केस में। और इसके साथ साथ जो नैनो टेक्नोलॉजी है इसके हेल्प से जो क्रॉप होता है इसके ब्रीडिंग में भी, मीन्स ये एक वैरायटी है ये दूसरा वैरायटी है, मीन्स ये A है ये B वैरायटी का है, तो इन दोनों का हम एक क्रॉस भी बना सकते हैं जो कि एक C टाइप का एक जो ब्रीड बन के तैयार होगा।
तो इसको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव जैसे स्किल डेवलपमेंट में भी गवर्नमेंट ने काफ़ी फोकस किया है। फिर नैनो फर्टिलाइजर्स का प्लांट लगाने में भी गवर्नमेंट ने काफ़ी फोकस किया, जैसे जो इफ्को का प्लांट है प्रयागराज फूलपुर में लगाया गया था, जिससे कि वहाँ पे जो नैनो फर्टिलाइजर्स है इसका प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ाया जा सके। तो इसके साथ साथ क्या चैलेंजेस है इसको देख लेते हैं कि एक तो नैनो फाइटोटॉक्सिटी बढ़ रही है इन सब चीज़ की वजह से, क्योंकि जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं इसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें भी हो जाती हैं प्लांट्स में कभी कभी, और ये जो ह्यूमंस के लिए काफ़ी जो हजार्डस होते हैं, क्योंकि ये इनका साइज बहुत काफ़ी छोटा होता है और छोटा होने की वजह से डायरेक्ट हमारे लंग्स में भी ये पहुंच जाते हैं, तो ये हमारा एक दूसरा इशू है। और जो सॉइल में जो माइक्रोबायोटा होता है इसका भी क्वालिटी जो होता है धीरे धीरे कम हो जाता है, तो ये भी कुछ चैलेंजेस है। और इसके साथ साथ जो अंडरग्राउंड वाटर होता है ये भी कम हो जाएगा, क्योंकि जब हम जो नैनो फर्टिलाइजर्स यूज करेंगे तो या फिर नैनो पेस्टिसाइड्स यूज करेंगे तो उसमें क्या होगा कि वो नैनो लेवल पे देखा जाए तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उनका बढ़ जाता है। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगा तो उनका जो वाटर का प्रॉपर यूजेज है तो वो ना होके कभी जनरली क्या होता है वो ग्राउंड में चला जाता है। तो इससे क्या होगा कि वहाँ पे जो वाटर है उसका वेस्टेज जाने लगेगा, तो जिससे कि हमारा जो ग्राउंड वाटर है ये भी डिप्लीट होगा, इसका लेवल डाउन जाएगा। तो इसका वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए कि इसका एक प्रॉपर रिस्क असेसमेंट करना चाहिए कि हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो इसका क्या क्या रिस्क है, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और इसके साथ साथ एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इसको लेकर आना चाहिए। और जो नैनो प्रोडक्ट्स होते हैं तो इसको एक फार्मर्स के लिए हमें सुविधा प्रोवाइड करनी चाहिए, जिससे कि ये सारे फार्मर्स को इस चीज़ का बेनिफिट मिले। हमने सेम वे में नैनो टेक्नोलॉजी का हेल्थ केयर सेक्टर में भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हम प्रिसीजन मेडिसिन मीन बारीक जो एटम्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके बेस पे उनके प्रॉपर्टी के बेस पे इसको पॉजिटिव वे में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसका अप्लीकेशंस के एरिया क्या क्या है इसको देख लेते हैं। एक तो क्लिनिकल जो इन्वेस्टिगेशन होता है यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे ये जो गोल्ड नैनो पार्टिकल्स होता है इसको हम कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ हम जो इमेजिंग टूल्स होते हैं इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ड्रग के डिलीवरी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और जीन की सीक्वेंसिंग के लिए भी इस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। तो हेल्थ केयर सेक्टर में भी, क्योंकि जितने भी छोटे लेवल पे हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे, R&D करेंगे, नए नए टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे, तो वो उस चीज़ का हम डिफरेंट फील्ड्स में जैसे एग्रीकल्चर हो गया, डिफेंस हो गया, हेल्थ सेक्टर हो गया, यहाँ पे हम इस चीज़ को काफ़ी अच्छे वे से यूटिलाइज कर पाएंगे। अभी हमारा अगला टॉपिक है कि जो नैनो टेक्नोलॉजी है इसका हम इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो क्या क्या है इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि रिसेंटली क्या हुआ था जो OECD है मीन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जो कि शॉर्ट में OECD कंट्रीज बोला जाता है, तो यहाँ पे इन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी को कैसे प्रॉपरली यूज किया जाए इसको लेकर यहाँ पे इन्होंने एक प्रिंसिपल को लेकर आया था, जिसमें हम अपना प्रोडक्शन है उसको क्लीन बनाएं। इसके साथ साथ जो हमारे इन्वायरमेंट पोल्यूशन है इसमें हम कैसे रिडक्शन करें, और इसके साथ साथ इन्वायरमेंटल बेनिफिट हम लेने के लिए कैसे हम जो नैनो टेक्नोलॉजी है इसका हेल्प कर ले सकते हैं। तो इसकी सिग्निफिकेंस या फिर एप्लीकेशंस एरिया क्या है, इससे क्या होगा कि हम अपना सस्टेनेबल प्रोडक्शन पे भी फोकस कर सकते हैं, जैसे ग्रीन केमिस्ट्री हो गया, इसके सिंथेसिस और प्रोसेसिंग के बारे में नैनो स्केल लेवल पे हम इसका स्टडी और रिसर्च एंड डेवलप करके टेक्नोलॉजी को विकसित कर सकते हैं। फिर इसके साथ साथ जो पोल्यूटेंट होते हैं इनका हम सेंस कर सकते हैं, जिससे कि जो भी मरकरी हो गया, आयंस हो गया, या फिर किसी लेक में इनका जो प्रेजेंस है काफ़ी बढ़ रहा है, तो इन पोल्यूटेंट सेंसर्स के हेल्प से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इसके अलावा हम जो वाटर की ट्रीटमेंट हो गया, जैसे यहाँ फिल्टर्स हो गया, इसको फिल्टर के थ्रू यहाँ पे वाटर के ट्रीटमेंट हो गया, फिर एनर्जी की कंजम्पशन हो गया, यहाँ पे हम इस इन सब चीज़ों का जो नैनो टेक्नोलॉजी इसका यूजेस कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड जो कंसर्न्स हैं उसको देख लेते हैं कि जो एक तो ये इसमें बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं ये जो कि एक तरह से नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकते हैं, और दूसरा है कि इकोलॉजिकली लेवल पे देखा जाए तो ये काफ़ी लार्ज लेवल पे इम्पैक्ट कर सकता है। और इसके साथ साथ क्योंकि जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं या फिर नैनो मटेरियल्स होते हैं इनके फैब्रिकेशन के लिए वाटर का यूजेस बहुत ज़्यादा
लगता है। तो ये सारे चैलेंजेस हैं नैनो टेक्नोलॉजी को यूज करने को लेकर डिफरेंट सेक्टर्स में। तो एक तो हमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन लेकर आना चाहिए जिससे कि ग्लोबल लेवल पे एक स्टैंडर्ड को डेवलप किया जा सके और उसको हम लोग फॉलो कर सकें। फिर प्रॉपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेकर आना चाहिए और हम जो अपने इन्वायरमेंट है इसको हम कैसे अपने ग्रीन इन्वायरमेंट को और अच्छे से बूस्ट करें इस पर फोकस करना चाहिए और इसको कॉस्ट इफेक्टिव बनाना चाहिए जिससे कि ये कोई भी इस चीज़ का एक्सेस कर सके। अभी हमारा अगला जो टॉपिक है ग्राफीन से रिलेटेड है क्योंकि इंडिया का पहला ग्राफीन सेंटर डेवलप किया गया है केरला में और ये जो है डेवलप किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा जिसको कोलैब किया था टाटा स्टील लिमिटेड द्वारा और इन दोनों के कोलैबोरेशन से इसको डेवलप किया गया था। तो बेसिकली ग्राफीन क्या है कि एक ये हमने बता रहे हैं ये एक कार्बन का एक एटम्स होता है और जो कार्बन होते हैं इसके एक एलोट्रोप होते हैं। एलोट्रोप मीन्स क्या होता है कि वहाँ पे उसका वेट तो सेम रहता है, वेट नहीं, उसका एलोट्रोप मीन्स क्या होता है कि उसका एटॉमिक नंबर सेम रहता है बट वेट डिफरेंस होता है, डिफरेंट हो जाता है। मीन्स वहाँ पे एक एडिशनल प्रोटॉन्स की अवेलेबिलिटी होती है। तो इसको डिराइव किया जाता है कि जो हमारा पेंसिल में जो लीड होता है उसी मटेरियल से इसको डिराइव किया जाता है और एक ये कार्बन के स्ट्रक्चर होता है हेक्सागन के फॉर्म में जिसके ऊपर एक काफ़ी थिक लेयर बना होता है और ये एक 2D फॉर्म होता है, 2 डायमेंशनल होता है इसको। और ये जो होता है इसको हम सेमी कंडक्टर के इंडस्ट्री में भी इसको यूज़ करते हैं और इसको हम वंडर मटेरियल भी बोलते हैं, वंडर मटेरियल 21st सेंचुरी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये किसी प्री एग्जाम में भी पूछ सकता है। और इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज जो होते हैं इसको देख लेते हैं। ये काफ़ी स्ट्रांग होता है जैसा कि 200 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन स्टील। फिर इसका जो थर्मल कंडक्टिविटी होता है ये काफ़ी हाई होता है। फिर इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टिविटी होता है ये भी काफ़ी हाई होता है। फिर इसमें सरफेस एरिया जो होता है इसका भी हाई होता है। और जो इम्परमिएबल मीन्स ये एक साइड लगा दिया जाए तो दूसरी साइड ये इसका मीन्स ये जो हाइड्रोजन होता है और हीलियम होता है इनसे भी काफ़ी ये लाइट होता है और ये ट्रांसपेरेंट होता है। तो ये इसकी ग्राफीन के कुछ प्रॉपर्टीज़ थे और इसके एप्लीकेशन से एरिया भी देख लेते हैं क्योंकि इसका हम इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में यूज़ कर सकते हैं, एनर्जी सेक्टर में यूज़ कर सकते हैं, फिर कंडक्शन सेंटर में यूज़ कर सकते हैं जैसे सेमीकंडक्टर बनाने के लिए, फिर मटेरियल को रीडिज़ाइन और या रीइंफोर्समेंट करने में भी यूज़ कर सकते हैं, फिर थर्मल जो मैनेजमेंट होता है टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं और इसको यूज़ करके हम सेंसर का भी डेवलप कर सकते हैं। तो ग्राफीन का ये कुछ एप्लीकेशंस एरिया थे। तो आज के लेक्चर में हम अपना यहीं पे लेक्चर से स्टॉप कर रहे हैं। इन केस ये थोड़ा सा ये टेक्निकल लेवल पे क्लास का आज का डिस्कशन था तो हो सकता है कुछ लोगों की इस टॉपिक को उतना समझ में नहीं आया। तो हम ये पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे तो वहाँ पे आप डाउनलोड करके 1-2 रीडिंग लगा लेंगे, 1-2 रीडिंग के साथ हमारा वीडियो देख लेंगे तो आपको चीज़ों का धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा। और इन स्टिल आपको कुछ भी डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, हम ट्राई करेंगे कि आपके इशू को रिजॉल्व करें। और 2 से 3 लेक्चर और लगेगा और ये साइंस और टेक्नोलॉजी जो मेंस 365 मैगजीन है इसको हम कंप्लीट करा देंगे। और इसके बाद हम लेकर आएंगे जो पीसीएस से रिलेटेड कुछ क्वेरीज है किसी को तो वो भी कमेंट करके बताइए। हम पीसीएस से रिलेटेड जो यूपी पीसीएस जो 27 अक्टूबर को एग्जाम है उससे रिलेटेड भी कुछ इश्यूज रहेगा तो उसमें भी हम हेल्प करेंगे। जिसको भी कोई इशू रहेगा, डाउट रहेगा या मेंटरशिप का वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।